तो स्टार्ट किया जाए रिवीजन पहले। एक सेकंड। तो पहले आप लोग बताओ कि इस चैप्टर में पहले बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम। देखो एनसीईआरटी साथ में रखो, है ना। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सॉरी, रिप्रोडक्शन इन प्लांट, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाला, है ना। ये चैप्टर खोलिए। मैं भी फोल्डर खोल लेता हूँ, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इससे, फ्लावरिंग प्लांट के रिप्रोडक्शन में सबसे पहला है हमारा तो सबसे पहले माइक्रोस्पोर वगैरह देख लिया जाए, क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, किस डायग्राम से क्वेश्चन हो सकते हैं। सबको सब कुछ आता है इसका मतलब, किसी को कोई डाउट नहीं, मतलब मैं पूछूंगा और आप बता दोगे फिर इसका मतलब, है ना। सब पॉलीएम्ब्रियोनी एक बार समझा दीजिए। बिल्कुल बेटा, ठीक है, नोटेड डाउन। पॉलीएम्ब्रियोनी आपको समझाता हूँ, और बताओ, और बताओ कहाँ पे डाउट है, और कोई बताएगा, किसी को और कोई डाउट नहीं। ठीक, चलो मैं एक तरफ से स्टार्ट करता हूँ, रिवीजन स्टार्ट करते हैं एक तरफ से, है ना। तो सबसे पहला है प्री फर्टिलाइजेशन, है ना। प्री फर्टिलाइजेशन में हमने देखा कि स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, है ना। तो अब अच्छा सर, ये स्टार्टिंग के 4 बड़े, अच्छा नहीं नहीं मरियम, ऐसा कुछ नहीं है, क्या कह रहे हो, स्टार्टिंग का कौन कौन सा छूटा हुआ था मरियम। सर फर्स्ट यूनिट बस पूरा। यूनिट पूरी छुट्टी हुई थी, ठीक है ना। तो अपन रिवीजन यस। करा रहे हैं। मैं स्टार्टिंग नहीं नहीं उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, नोट्स किसी से भी ले लेना, मैं पूरी रिवीजन कराऊंगा, पूरा चैप्टर रिवीजन करूंगा, है ना। कोई टेंशन, ओके सर। मतलब मैं इसमें कोई हेडिंग छोड़ूंगा नहीं अभी भी, ठीक है। बस ये समझो कि बस डिक्टेट पर नहीं करूंगा, बाकी कुछ भी नहीं छोड़ने वाला, है ना। तो डिक्टेशन वाला पार्ट पर अपना बच जाएगा। तो देखो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म अपने सिलेबस में है ही नहीं, है ना। और ये स्टार्ट करते हैं कहानी हम लोग चैप्टर सेकंड से, है ना। चैप्टर सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में सबसे पहले आप देखोगे एनसीईआरटी जैसे खोलोगे, है ना। तो प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, है ना। तो प्री फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि फर्टिलाइजेशन होने से पहले दो चीजों का फॉर्मेशन, मतलब किसी भी प्लांट में सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन। तो प्लांट में जब सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा तो हमें ये पता है कि फ्लावरिंग प्लांट में सेक्स ऑर्गन में एक एक चीज रिवाइज कराते जाता हूँ आपको, है ना। तो मैं प्लांट का देखो, और जिसको जहां पे लगे वहां पे पॉज करके पूछ सकता है और क्लियर कर सकता है, क्योंकि फिर इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। देखो, तो किसी भी प्लांट में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमको पता है कि दो होते हैं, है ना। एक मेल वाला पार्ट, दूसरा फीमेल वाला पार्ट। और हमें पता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट, है ना। तो इसमें ऊपर वाला पार्ट ये तो हो गया आपके एंथर, है ना। और ये नीचे वाला पार्ट फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट बहुत गौर से समझते हैं, एंथर और फिलामेंट को आप मिला करके क्या बोलते हैं, स्टेमेन। स्टेमेन तो इंग्लिश टर्म हो गया, टेक्निकली हम लोग बायोलॉजी में हम आप इसको क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। एंड्रोशियम। वेरी गुड, एंड्रोसियम कहते हैं। एंड्रोसियम वाला हमारा हो गया, ये मेल पार्ट हो गया, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो प्री फर्टिलाइजेशन चेंज में सबसे पहले क्या होगा, किसी भी फ्लावर का फॉर्मेशन। तो मतलब कोई भी मेरिस्टेमेटिक बर्ड, एक्सिलरी बर्ड या एपिकल बर्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, फ्लोरल बर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि जब प्लांट फ्लावरिंग कर देता है, रिप्रोडक्शन उसमें हो जाता है, तो जो एनुअल प्लांट होते हैं वो उनका आखिरी टाइम, है ना। और बायएनुअल या पेरिनियल उनमें बार बार फ्लावरिंग होती रहती है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। अब देखो यहाँ पर हम स्टेमिन को कंपेयर किससे करें, दैट विल बी द क्वेश्चन। बताओ स्टेमिन को किससे कंपेयर किया जाए। देखो, तो अगर मैं पूछूं कि स्टेमिन्स क्या है, हम लिख चुके हैं हालांकि, स्टेमिन क्या है, मेल ऑर्गन्स, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। कौन बोल रहा है, कौन आदमी है, आर्यन, यस सर। पक्का। वो तो मैं बता ही रहा हूं, और बताओ क्या बोलेंगे इसको। अगर मैं माइक्रो स्पोरेलिया। माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्पोरोफिल मेरे भाई। देखो, हमने ये पढ़ा कि जिम्नोस्पर्म और उसके पहले पार्ट, इनफैक्ट जिम्नोस्पर्म,
जिम्नोस्पर्म में ऐसी लीव्स जो मेल गैमीट बियर करने वाले स्पोरेंजिया को बियर कर उनको माइक्रोस्पोरोफिल कहते थे। ठीक है, तो स्टेमिन क्या है, एवोल्यूशन हुआ, लीव्स मॉडिफाइड हो गई स्पेशल टाइप के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो स्टेमिन्स क्या है, एक्चुअली दे आर मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। ठीक है, तो किसका मॉडिफिकेशन है, माइक्रोस्पोरोफिल का। क्लियर है, तो स्टेमिन को बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफिल। आपको अगर कहीं पे डाउट होता चले, मैं लिखवा चुका हूं हालांकि, आप शॉर्ट में लिखते जाइएगा। ठीक है ना, ये पूछा जाएगा स्टेमिन को किससे कंपेयर किया जाए, एंथर को किससे कंपेयर करो बताओ, इनफैक्ट एंथर लोब को। सर दोबारा बता दीजिए। देखो ना, एक बात तो हमने पढ़ा था जिम्नोस्पर्म में कौन थे, कौन था, कोन में कुछ लीव्स होती थी, याद आया, इस तरह की साइकस स्पाइनस, याद आया, कोन में लीव्स होती थी, है ना। तो यहां पर देखो, ये जो कोन में लीव्स होती थी, इन लीव्स को अपन क्या बोलते थे, माइक्रोस्पोरोफिल। और लीव्स के अंदर ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर, इनको क्या बोलते थे, माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, तो हमने कहा कि स्टेमिन को, पूरे स्टेमिन को अपन ने क्या बोला, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल। राइट। एंथर को क्या बोल दूं मैं, माइक्रोस्पोरेंजिया बोल दूं क्या, बोल सकता हूं ना, एंथर को माइक्रोस्पोरेंजिया बोल सकते हैं, पोलन ग्रेन्स जो होंगे फिर उन्हें क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर बोलेंगे बेटा। अच्छा, यस सर, ओके सर। देखो वहां पे भी तो पोलन को हम माइक्रोस्पोर ही बोल रहे थे यस सर। जिम्नोस्पर्म में, है ना, समझते हो कोरिलेशन, है ना। तो अब एंथर के अंदर क्या है, तो एंथर, एक एंथर के अंदर यहां हम कह सकते हैं 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, सिंगल को माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं और प्लूरल को माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। ठीक है, तो एक एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है। और माइक्रोस्पोर मतलब एंथर के अंदर क्या है, पॉलन, तो पॉलन को क्या कह दिया जाए, माइक्रोस्पोर। और हमें पता था कि माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करते हैं और उनके अंदर क्या बनते हैं, स्पर्म। बोलो, सबको समझ में आया, यस यस सर। ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखते जाओ, हम इसमें अदर नेम कह सकते हैं ना इनको? ये इनका, हम इनको कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि इनको क्या कहा जा सकता है ना। अगर हम ओल्डर वर्जन में ले कि इनका एवोल्यूशन कहां से, ऐसे ही तो एवोल्यूशन हुआ, माइक्रोस्पोरोफिल किसमें कन्वर्ट हो गई, एंथर में, स्टेमिन में। माइक्रोस्पोरेंजिया किसमें कन्वर्ट हो गई, एंथर में। ठीक है, और माइक्रोस्पोर किसमें कन्वर्ट हो गए, पॉलन में। क्लियर है भाई, आर्यन? यस सर। जिसको कहीं पे डाउट हो एकदम पूछते आना, ठीक है ना। अगर आपने नहीं बोला मैं हाँ समझूंगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे कार्पेल को क्या बोल दिया जाए, अब आप लोग बताओ, कार्पेल को क्या बोल दूं मैं, किससे कंपेयर करूं, सर मेगास्पोरोफिल। वेरी गुड, मेगास्पोरोफिल, इसको मैं मेगास्पोरोफिल बोलूंगा, मेगास्पोरोफिल। बहुत पूछे गए क्वेश्चंस, पुराने क्वेश्चन में आपको मिलेंगे। ठीक है, अब देखो, ओवरी को क्या कह दूं, मेगास्पोरेंजियम। वेरी गुड, मेगास्पोरेंजियम, एक ही है क्योंकि, है ना, मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम, है ना। मेगास्पोर किसको बोल दूं, सर ओव्यूल। राइट, ओव्यूल या एग, जो भी हो इसमें, कई बार क्या होता है ओव्यूल नहीं होता, एग ही होता है डायरेक्ट, है ना। तो ओव्यूल या एग को अपन लोग क्या बोलेंगे, मेगास्पोर बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है ना। यस सर। अब आते हैं, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर और दे, तुम में से जो भी मेरे क्वेश्चन का आंसर देगा मैं समझ जाऊंगा उसके कॉन्सेप्ट, मतलब अल्ट्रा क्लियर है, क्लियर नहीं, अल्ट्रा क्लियर। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि एंजियोस्पर्म में, बहुत गौर से मेरी बात को समझिएगा, है ना, तो पूरा फोकस इधर चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि मेल गैमिटोफाइट, याद आया, हैप्लॉइड मेल प्लांट इसमें ब्रायोफाइटा में, है ना, और फीमेल गैमिटोफाइट, है ना, हैप्लॉइड फीमेल प्लांट। यहां पे मेल गैमिटोफाइट में किसको कह दो और फीमेल गैमिटोफाइट किसको,
सर आर्यन कुछ कह रहे हो? आर्यन आवाज नहीं आई तुम्हारी। सर दोनों तो सेम ही है। मेल फीमेल गैमेटोफाइट ना भाई, फिर कहां से हो जाएंगे? सर मेल तो पोलन ग्रेन होता है। हाँ, पॉलन को कहोगे? यस सर। और फीमेल एम्ब्रायो सैक। वेरी गुड, एक्सेलेंट। मेल गैमेटोफाइट देखो, जो भी हैप्लॉइड बॉडी हो, अब यहां पे गैमेटोफाइट तो खत्म हो गया पूरा, तो जो भी मेल हैप्लॉइड बॉडी हो उसको मैं मेल गैमेटोफाइट कह सकता हूं, मैं पॉलन को कह सकता हूं। और फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक को कहेंगे, क्योंकि एम्ब्रियो सैक क्या है, पूरी की पूरी हैप्लॉइड बॉडी फीमेल। क्लियर है भाई? यस सर। दे कैन बी क्वेश्चन, दे कैन बी क्वेश्चन, इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन हो सकता है और पूछा जा सकता है, चांसेस पूरे हैं। ठीक है ना? तो यहां तक क्लियर? मरियम क्लियर है, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है ना? पूछते आना मरियम, जहां पे ना समझ में आए पूछते आना, ठीक है? अब चलो आगे आ जाते हैं। अब अगला आप देख रहे हैं, अगली हेडिंग है कि प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस में स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन। ठीक है, इसी में मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी दे रखा है। अब अगला देखो भाई साहब, अगला आप लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट लेते जाओ, है ना? जो मैंने लिख रखा है, अगर आप लिख पा रहे हो, अगर आप लिख रहे हैं तो ओके, नहीं लिख रहे हो मतलब अभी नहीं लिख पा रहे हो या छूट रहा है तो स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ठीक है? ओके, अब आ जाते हैं कि मतलब किसी भी स्टेमेन के अंदर या मेल पार्ट के अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है? इस बात पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वाली जब बात पे आता हूं तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस दोनों बात को मैं शॉर्ट में बताता हूं, लेकिन दोनों बात को शॉर्ट में बताने से पहले आपको एक डायग्राम बता देता हूं, एंड दिस डायग्राम इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड यू कैन गेट क्वेश्चन फ्रॉम द डायग्राम एज वेल। अब वो कैसे आएगा क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूँ कैसे क्वेश्चन नीट में पूछा गया कई बार, है ना? आपने, हो सकता है कि मैंने आपको टेस्ट में भी दिया होंगे इस टाइप के क्वेश्चंस, कई सारे क्वेश्चन आपको डायग्रामेटिक बेस्ड आपके टेस्ट में भी, जब मैं आपको टेस्ट बनाता था तब भी मैंने बनाए, मुझे याद। अब यहाँ पर क्या है ना, कई बार पूछेगा, ऐसे बोल दिया, ये खाली लिखा नहीं यहाँ पे ए बी सी और डी, पूछ लिया ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है, ऐसे क्वेश्चन है, ये लिखा नहीं होगा और आपको ऑप्शन में लिखना पड़ेगा। ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होगा, डायरेक्टली आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी वो दे सकते हैं, देयर आर फेयर एनफ चांसेस, क्योंकि अगर डायग्राम बनाने के लिए आता तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये क्या है, एंथर की टीएस है, ट्रांसपोर्ट सेक्शन, सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस है, उसके नीचे वाली लेयर को हम एंडोथीसियम कहते हैं। इसकी सेल्स पतली होती है और सॉफ्ट होती है, एपिडर्मिस प्रोटेक्टिव होती है और बीच में 2 से 3 लेयर की मिडिल लेयर्स होती हैं और इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोर मदर सेल है। हम और इसके नीचे आप देखेंगे तो सबसे पहले एपिडर्मिस आ गई, एपिडर्मिस के नीचे एंडोथीसियम, एपिडर्मिस सिंगल लेयर होगी, एंडोथीसियम सिंगल लेयर होगी, मिडिल लेयर 2 से 3 हो सकती है, ठीक है? मिडिल लेयर के नीचे आप देखेंगे टैपिटम पाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि टैपिटम 2 तरह के हो सकते हैं, तो मैंने आपको बताया कि एपिडर्मिस का काम प्रोटेक्टिव, एंडोथीसियम का काम क्या होता है, स्पोर को डिस्पर्स करना या पॉलन ग्रेन को डिस्पर्स करना। कैसे करती है वो अभी आपको नेक्स्ट डायग्राम में बताऊं, ठीक है? तब तक समझिए कि जब एंथर मैच्योर हो जाते हैं तो एंथर रप्चर होते हैं और उसके उनके रप्चर होने में एंडोथीसियम या इसको एंडोथीलियल लेयर कहते हैं, यही हेल्प करती है। इसके नीचे आप पाएंगे 2 मिडिल लेयर है, 2 से 3 मिडिल लेयर हो सकती है, मिडिल लेयर उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है ना? एक सेकंड आप होल्ड कीजिएगा जरा, एक सेकंड होल्ड। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये है ना, अब इसके नीचे वाली जो लेयर है ये 2 से 3 मिडिल लेयर हो गई और उसके नीचे क्या है, ये टैपिटम है ना, टैपिटम के नीचे है माइक्रोस्पोर मदर सेल, है ना? अब जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, अभी ये क्या है, ये डिप्लॉइड सेल, ठीक है? इसी में रिडक्शन डिवीजन मतलब मियोसिस होगा और बहुत सारे माइक्रोस्पोर मतलब कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, है ना? तो माइक्रोस्पोर बनेंगे,
लेकिन जब माइक्रोस्पोर बन रहे होंगे तो इनको बनने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, मटेरियल चाहिए। वो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कराएगा? टैपिटम। टैपिटम खुद में डिस्ट्रॉय हो जाएगा और अपना न्यूट्रिशन, इसने अपनी बॉडी में जो न्यूट्रिशन स्टोर कर रखा है पहले से, वो इनको प्रोवाइड करा देगा। इस तरह से इनको न्यूट्रिशन मिल जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि टैपिटम भाई साहब दो तरह से हो सकते हैं। पहले टैपिटम होते हैं, तो मैंने आपको बताया था टैपिटम दो तरह से हो सकते हैं। पहले टैपिटम होते हैं ग्लैंडुलर और दूसरे होते हैं अमीबॉइड। बताओ क्या होते हैं? एक ग्लैंडुलर, दूसरे अमीबॉइड। ग्लैंडुलर टैपिटम क्या होते हैं? जल्दी से बताओ इंसिया, ग्लैंडुलर टैपिटम क्या होते हैं? आर्यन, ग्लैंडुलर टैपिटम क्या होते हैं बेटा? रिवीजन नहीं हो रहा भाई, बिल्कुल रिवीजन नहीं हो रहा। जब भी आइए रिवीजन करके आइए, एक बार जो मैंने आपको लिखाया आपको पढ़ के आना है, ठीक है? तभी मजा आएगा। जब आप भी बताओगे और मैं भी बताऊंगा तभी स्पीड से होगा और तभी मजा भी आएगा। देखो, मैंने बताया था कि ग्लैंडुलर टैपिटम में ये सेल्स डिस्ट्रॉय नहीं होती। ये क्या करती हैं कि ये अपनी बॉडी से धीरे धीरे न्यूट्रिशन को सीक्रेट करती रहती है, और जिससे ये जो अंदर वाली लेयर है ना, ये जो आपके अंदर वाली सेल है, इनको नरिशमेंट मिलता रहता है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर में डेवलप होती रहती है। और ये भाई साहब माइक्रोस्पोर में कब डेवलप होंगी? ये माइक्रोस्पोर में डेवलप होंगी कब? ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है और ये माइक्रोस्पोर में कब डेवलप होंगी? ये माइक्रोस्पोर में डेवलप होंगी जब इनमें रिडक्शन डिवीजन होगा और ये इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो इसमें क्या होता है कि जो टैपिटम होती है ये डिस्ट्रॉय नहीं होती है, ये धीरे 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 खत्म होती है, धीरे धीरे ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय तो हो जाती है फाइनली, धीरे धीरे खत्म होती है और धीरे धीरे अपना न्यूट्रिशन देती जाती है और बाद में खुद में खत्म हो जाती है। अमीबॉइड में क्या होता है कि ये जो सेल वॉल होती है इनकी टूट जाती है, सब टैपिटम की सेल वॉल टूटने के बाद इनका प्रोटोप्लाज्म बाहर आता है और वो अमीबॉइड सेल्स की तरह चारों तरफ टैपिटम के बीच में घूमता रहता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता रहता है और आखिरी में एग्जॉस्ट हो जाता है। तो ग्लैंडुलर सीक्रेट करते रहते हैं, एक तरह के सीक्रेटरी बीनी को बोलते हैं, सीक्रेटरी टैपिटम, है ना। तो ग्लैंडुलम या सीक्रेटरी टैपिटम धीरे धीरे न्यूट्रिशन को सीक्रेट करते रहते हैं। अमीबॉइड वाले में क्या होता है, सेल वॉल ब्रेक हो जाती है, प्रोटोप्लाज्म बाहर आ जाता है और वो इन माइक्रोस्पोर सेल्स के चारों तरफ घूमता रहता है और एग्जॉस्ट हो जाता है फाइनली और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। क्लियर है भाई? सब लोग को क्लियर? यस सर। ठीक है, मरियम समझ आया? यस। ठीक है, ग्रेट। दोनों इंपॉर्टेंट है ना। ठीक, तो ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है आपसे, ग्लैंडुलर का फंक्शन भी पूछ सकते हैं और अमीबॉइड का फंक्शन पूछ सकते हैं। दैट मे बी द क्वेश्चन। इवन क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या है, डिप्लॉयड है, हैप्लॉयड है, ठीक है, वगैरह वगैरह, इस टाइप के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हम लोग से नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि इनकी डिहाइसेंस कैसी होती है। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये जो एंडोथीसियम है या एंडोथीलियल सेल है, यही इसके रप्चर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन्हीं की हेल्प से ये एंथर रप्चर हो, ठीक है। अब मैच्योर होने के बाद एंथर का फट जाना और एंथर के फटने से, है ना, पॉलन का रिलीज हो जाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखो, अब यहाँ पर आप देखो, ये एंथर का रप्चर, ये वाला पार्ट है इसका डायग्राम, यहाँ से रप्चर होता है, जहां से रप्चर होता है उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? स्टोमियम। आप याद रखिएगा, उस पार्ट को स्टोमियम बोलते हैं। ये स्टोमियम वाला जो पार्ट होता है ये किससे बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एंडोथीलियल जो लेयर होती है वो बहुत ही पतली होती है, एंडोथीलियल। तो यहाँ पर एंडोथीलियल लेयर डिहाइड्रेट हो जाती है और इसके डिहाइड्रेट हो जाने के, मैंने बोला कि ये सॉफ्ट वॉल से बनी होती है, ये डिहाइड्रेट होती फट जाती है। और यहाँ पर आप देखेंगे ना तो मिडिल लेयर है इस स्टोमियम वाले पार्ट में, ना तो मिडिल लेयर है, ना ही यहाँ पे आपको मिलेगा ये क्या बोलते हैं एपिडर्मल लेयर, कोई भी लेयर नहीं मिलेगी। एंडोथीलियल लेयर, सॉरी एपिडर्मल लेयर होगी और एंडोथीलियल लेयर होगी। यहाँ पे एंडोथीलियल लेयर फट जाती है जिसकी वजह से डिहाइसेंस, मतलब ये फट जाता है और चेम्बर के फटने से पॉलन ग्रेन बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह से जो एंडोथीलियल लेयर होती है ये डिहाइसेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कि एंथर के फटने के लिए रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, अब आ जाते हैं माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। मतलब कि हमने पहले देखा था इसके पहले वाले डायग्राम में कि यहाँ वाला एरिया पूरी कॉम्पैक्टली सेल से भरा हुआ था जिनको हमने माइक्रोस्पोर मदर सेल कहा। फिर वो सेल डिवाइड होती है और माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन।
तो आइए देखते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और फिर मेगास्पोरोजेनेसिस, दोनों चीजें समझते हैं। देखिए दोनों बातें एक ही साथ समझ लेते हैं। देखो यहां पर हम देखेंगे, ये आप देखिए, ये देखो एंथर है, एंथर के अंदर ये पॉलन सैक है ना, जिसको कि मैंने पॉलन सैक को मैंने क्या कहा, माइक्रोस्पोरेंजियम, और सबको मिला के क्या बोला, माइक्रोस्पोरेंजिया। इसके अंदर क्या है, पहले नंबर पे क्या है, दे आर माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये देखो बाहर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल। हमने कहा कि माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसी है, डिप्लॉयड सेल है। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, मियोसिस मतलब रिडक्शन डिवीजन होगा, और क्या होगा, मियोसिस में हमें पता है 1 से 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। तो एक माइक्रोस्पोर मदर से 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होगा, चारों एक साथ कॉम्पैक्टली अभी जुड़े हुए हैं, इसको माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। माइक्रोस्पोर टेट्राड चारों एक मटेरियल से बंधे हुए होते हैं। उस मटेरियल का नाम बताओ, मैं आपको बता चुका हूं नाम, जल्दी बताओ। सेल्यूलोज। हाँ बेटा, क्या बोलते हैं उसको, बोलो बोलो। ये चारों आपस में जुड़े हुए हैं ना, तो चारों के बीच में कुछ मटेरियल लगाओ जिसकी हेल्प से जुड़े हुए हैं, उस मटेरियल का नाम बताओ। इंशिया बताओ भाई, क्या बोलते हैं, आर्यन जल्दी बोलो। वेरी गुड, वेरी 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 गुड, कैलोस बोलते हैं, एक्सेलेंट, कैलोस कहते हैं भाई। बाकी लोग पढ़ाई करें। अलीना, हाँ हो तो, अलीना तुमने भी रिवीजन नहीं किया ना। अब क्या होता है, ये चारों तरफ जो मेटेरियल मैंने आपको बताया था कैलोस से आपस में बंधे हुए, यही सब पूछा जाएगा यार, और कुछ थोड़ा पूछा जाएगा। कैलोस से बंधे हुए हैं, बाद में कैलोस डिसॉल्व हो जाता है और पॉलन ग्रेन टेट्राड ब्रेक हो जाता है, 4 पॉलन ग्रेन सेपरेट हो जाते हैं, है ना। चलो बताओ, पॉलन ग्रेन जब रिलीज होता है, पॉलन जब रिलीज होते हैं कहां से, एंथर से, कितने सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज की 3 सेल स्टेज में की सिंगल सेल स्टेज में, सर 2 सेल स्टेज। 2 सेल सर स्टेज 2 में। होता है 60% में, और बाकी में 3 सेल स्टेज भी होती है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड, यही मैंने लिखवाया था, है ना। 60 to 70% में 2 सेल स्टेज होंगे और बाकी 30% में 3 सेल स्टेज होंगे, और मैंने आपको बताया था नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, ठीक है। ग्रेट, चलो नेक्स्ट आते हैं। तो ये था माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, मतलब माइक्रोस्पोर स्पोरोजेनेसिस। अब देखो दूसरा क्या है, यहां पर पिस्टिल में या ओवरी के अंदर यहाँ पे अब फॉर्मेशन हो रहा है, ये उस ओवरी के अंदर ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर क्या है, मेगास्पोर मदर सेल। तो ओव्यूल के अंदर की कोई सी भी सेल, ये सब पैरेनकाइमेटस सेल होती है, इनमें कोई सी भी सेल, कुछ सेल्स, नॉट कोई सी भी, कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो अपने साइज को इंक्रीज कर लेती हैं, फूड को इकट्ठा कर लेती है और मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करना स्टार्ट करती है। अब ये जो, हाँ जी बेटा बोलो। सर ये डिवाइड मतलब सेपरेट होने के बाद डेवलप होते हैं ना, मतलब 2 सेल स्टेज जब आएगा, या फिर पहले ही हो जाता ना 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 ना, ये डिवाइड होने के बाद, मतलब ये बन गया है ना, ये एम्ब्रियो सैक बन गया, फिर एम्ब्रियो सैक का जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है उनमें से ही कुछ सेल इनलार्ज हो जाता है, ठीक है, और वो मेगास्पोर मदर सेल बन जाती है, ठीक है। सर माइक्रोस्पोर की प्लॉइडी हैप्लॉइड होगी ना। माइक्रोस्पोर, हाँ माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड होगी। ओके सर। मदर सेल सबकी डिप्लॉइड होगी, ठीक है। डिप्लॉइड, यस सर। हाँ। अब देखो यहाँ पर भी क्या है, टेट्राड मेगास्पोर, भी हैप्लॉइड। हाँ कौन सा, माइक्रोस्पोर टेट्राड। राइट राइट, टेट्राड मतलब n/4 हैप्लॉइड होगी। ओके सर। अब देखो यहाँ पर क्या है, मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड है। अब मेगास्पोर मदर सेल अगेन मियोसिस के थ्रू डिवाइड करती है, हमें भी पता है कि फिर से वही होगा, 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा, लेकिन यहाँ पर बाकी के 3 डिजेनरेट हो जाएंगे, और पूरे इवन एनिमल वर्ल्ड में भी यही होता है, 4 बनते हैं, 4 में से 3 डिजेनरेट हो जाते हैं। ये तीनों डिजेनरेट होकर के न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा देते हैं, किसको, एक मेगास्पोर को और सर्वाइविंग मेगास्पोर का। अब यहाँ पर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 3 बार डिवीजन होता है, तो 3 टाइम कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस होगी, माइटोसिस, है ना। तो माइटोसिस में क्या होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी हैप्लॉइड है, मियोसिस होने का तो चांस ही नहीं है, माइटोसिस होगा। 3 बार डिवीजन होने के बाद, लेकिन 3 बार माइटोसिस होगी, तो यहां पर कैरियोकाइनेसिस तो होगी,
मतलब न्यूक्लियस तो डिवाइड करेगा बट नो साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करेगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होती। तो क्या क्या ये डिवीजन कैसा होता है? ये डिवीजन स्पेशल टाइप का है। माइटोसिस होगी जिसमें कैरियोकाइनेसिस होगी, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन तो होगा लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा। इस तरह से यहां पर एक सेल के अंदर, एक बड़ी सी सेल के अंदर क्या 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। आउट ऑफ दीज 8 न्यूक्लियस, समझते जाइएगा, आउट ऑफ दीज 8 न्यूक्लियस 3 ऊपर चले गए, ये 3 एंटीपोडल हो गए, मतलब चैलेजल एंड पे, माइक्रोपाइलर एंड पे अपोजिट पोल पे 3 सेल्स आ गई, 3 में से एक सेल बीच वाली एग बन जाती है और बाकी की 2 साइनर्जिड बन जाती है। ठीक है, बीच वाली ये जो सेल है इसको हम एक सेल मान लेते हैं। तो यहां पर कितने सेल हो गए? देखो 1 2 3 4 5 6 सेल हो गए, है ना, और ये 7 सेल हो गए, तो टोटल 7 सेल हो गए। और कितनी न्यूक्लियस हो गई? 8 न्यूक्लियस, क्योंकि बीच वाली में 2 न्यूक्लियस, राइट, वेरी गुड। तो यहाँ पे 8 न्यूक्लियस। तो हम ये कहते हैं कि इन जनरल स्टैंडर्ड जो एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो सैक होता है वो 7 सेल और 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग बोलते हैं कि पॉलीगोनम इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो कई बार पूछा जाता है कि पॉलीगोनम एम्ब्रियो सैक में कितनी सेल कितने न्यूक्लियस होंगे, उसका आंसर भी 7 सेल 8 न्यूक्लियस होगा। और यह पूछा जाए कि स्टैंडर्ड किसी भी एंजियोस्पर्म में कितने एम्ब्रियो सैक में कितने सेल और कितने न्यूक्लियस होंगे, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा, लेकिन यहाँ पे 7 सेल्स होंगी और 8 न्यूक्लियस होगा। ठीक है भाई? यस मरियम क्लियर है? मेगास्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस दोनों क्लियर है? सर, एक बार न्यूसेलस बता दीजिए, उसमें बहुत अभी डाउट होता बताते है। बेटा, अभी बताते न्यूसेलस क्या होता है ना। अब इसके बाद न्यूसेलस, अब इसके बाद हमको समझ में आएगा। ठीक है, देखो, रुको, अभी ये देख लिया। यस सर। ठीक। सर, ये नो साइटोकाइनेसिस वाला फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं ना? किसको बेटा? नो साइटोकाइनेसिस जो होता है कैरियोकाइनेसिस के बाद, हाँ, ये इसको, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है। हाँ, यही फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है। एक्चुअली क्या होता है कि जब कैरियोकाइनेसिस हो जाए, है ना, तो और साइटोकाइनेसिस ना हो तो क्या होता है, सिर्फ न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है और वो न्यूक्लियस प्रोटोप्लाज्म में फ्रीली घूमती रहती है, इसीलिए इसको फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। ठीक है, यस सर। ओके। मैं आपको बताता हूँ न्यूसेलस क्या होता है। देखो, अब एम्ब्रियो सैक का डायग्राम, ये भी याद रखना है, एम्ब्रियो सैक का डायग्राम में भी वैसे ए बी सी डी पूछा जा सकता है। ठीक है, देखो ये देखो, ये क्या है, ये ओव्यूल है ना, ओव्यूल ओवरी की वॉल से लगा हुआ है। ठीक है, तो ऊपर इसके चारों तरफ क्या है, ओवरी है, ओवरी की वॉल से ओव्यूल ने एक स्ट्रक्चर जोड़ रखा है जिसको हम फ्यूनिकल कहते हैं। तो ये फ्यूनिकल क्या करता है, ये फ्यूनिकल की हेल्प से ये ओवरी की वॉल से न्यूट्रिशन लेता है। चलो मैं इस बात को भी और थोड़ा सा और क्लियरली बताने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, ये इस तरह से है ना, तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर, ये ओवरी की वॉल हो गई, है ना। अब ओवरी की वॉल, और ओवरी किस पे लगी हुई, ओवरी तो प्लांट पे लगी हुई है, फ्लावर में लगी हुई है। ओवरी की वॉल से ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो जिससे जुड़ा उसको फ्यूनिकल बोलते हैं। तो फ्यूनिकल की हेल्प से जुड़ा हुआ होता है यहाँ पर। अच्छा, ये फ्यूनिकल और यहाँ पे एम्ब्रियो सैक जहाँ पे जुड़ा, इस जॉइंट को हीलियम कहते हैं। अब इसके बीच में देखेंगे रैफी होती है, रैफी में एक्चुअली जाइलम फ्लोएम होती है जिनकी हेल्प से न्यूट्रिशन लेता है ना। अब देखो यहाँ पर चारों तरफ ओव्यूल का एक कवरिंग है, इनको हम इंटेग्यूमेंट्स हम कह रहे हैं, है ना, इन्हें हम इंटेग्यूमेंट्स कह रहे हैं। ठीक है, इंटेग्यूमेंट। अब ये इंटेग्यूमेंट एक कवरिंग है जो कवर करने का काम, इसके अंदर देखो एक टिश्यू न्यूसेलस, जो आपने पूछा, न्यूसेलस टिश्यू क्या करता है, अब ये एम्ब्रियो सैक डेवलप होगा, क्या होगा, पहले इसी न्यूसेलस में, तो ये पैरेन्काइमा से बनी हुई सेल है, न्यूसेलस की कोई भी सेल जो माइक्रोपाइलर एंड पे होती है वो अपने अंदर फूड इकट्ठा करती है, न्यूक्लियस एनलार्ज करती है, अपना साइज बढ़ाती है और मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करने लगती है। इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे ये एम्ब्रियो सैक बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे न्यूसेलस इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करेगा। तो जब ये डेवलप हो रहा है तो वहां पर न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करा रहा है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में कैपिटम, और यहां पर कौन प्रोवाइड करा रहा है, न्यूसेलस। क्लियर है ना मरियम? यस। ठीक है, और कैसा होगा ये, डिप्लॉइड टिश्यू होगा। कई बार पूछा है कि डिप्लॉइड ही क्या होगी, डिप्लॉइड होगा।
क्लियर? ठीक। अब जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे न्यूक्लियस का क्वांटिटी कम होती जाएगी। तो ये था हमारा, है ना। अब इसके अंदर वही एम्ब्रियो सैक हो गया, ऊपर की तरफ एंटीपोडल सेल्स, बीच में हम लोग इसको सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं, है ना, ये पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। और ये साइनर्जिड हो गए, ये एग सेल हो गई। साइनर्जिड और एग सेल को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? एग एपैरेटस। apparatus. वेरी गुड, स्मार्ट तो हो तुम लोग भाई, समझदार तो हो। ठीक है, चलो ये बात भी हमने समझ ली, मैं हटा रहा हूँ इसको। अब उसके बाद हाँ, एक चीज मेगास्पोर जो एम्ब्रियो सैक है, तो थोड़ा सा एक डिटेल डायग्राम जो कि आपकी बुक में भी, वो भी आपको दिखा देता हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ इस चैप्टर से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, इस पे ध्यान रखिएगा। अब देखो ये तो सब टोटली डिपेंड करता है क्वेश्चन बनाने वाले के ऊपर, बट हम जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पेपर बनाने का एक ही एमसीक्यू बनाएंगे, बस एक ही तरीका होता है। पुराने नीट के पेपर के जो पुराने क्वेश्चन थे इजी वाले उठा लो, अगर इजी पेपर होना, और वैसे टफ बनना नहीं चाहिए, बनना इजी चाहिए। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एंटीपोडल सेल है। अब यहाँ पर क्या होता है, एक चीज और याद रखना, यहाँ पे पार्शियल सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। ये आगे की तरफ वाला जो हिस्सा होता है ना, इसमें सेल वॉल फॉर्म हो जाती है, ये आगे वाला हिस्सा पार्शियल सेल वॉल फॉर्मेशन। तो ये बस सोच रहा है कि सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता, नहीं, सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है बट पार्शियल होता है, कंप्लीट नहीं होता। इसमें भी क्या होगा, आगे की तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, पीछे की तरफ नहीं होगा। तो ठीक है, और ये एक दूसरी चीज। एक चीज और मैं जो बताना चाह रहा था, साइनर्जिड के अंदर एक फिलीफॉर्म एपरेटस होता है। ये फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करता है? तो गाइड करता है पोलन ट्यूब को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, पोलन ट्यूब को गाइड करता है, ये इसका फंक्शन होता है। तो पहले साइनर्जिड, पहले ये साइनर्जिड डिस्ट्रॉय होती है, बाद में फिर एंटीपोडल सेल डिस्ट्रॉय होती है। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग फर्टिलाइजेशन देख लेते हैं। पूरी कहानी आपको समझ में आ ही जाएगी। ये देखो, है ना, ये यहाँ पे ये एंथर है, ये आपकी कैल्शियम ना, तो ये स्टाइल और स्टिग्मा हो गई, ये फ्लावर मैच्योर हो गया, और ये आपकी ओवरी हो गई, ये ऊपर वाला स्टाइल पार्ट है। अब देखो यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल हुई, ये कैरियोकाइनेसिस हुई, देखो न्यूक्लियर, यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड हुई लेकिन प्रोटोप्लाज्म नहीं डिवाइड हुआ, है ना। फिर से दोबारा डिवाइड हुई, दूसरा माइटोसिस, एक और माइटोसिस होगा, मतलब 3 माइटोसिस होंगे टोटल। ठीक है, तो देखो पहले मियोसिस हुई, देखो देखो अभी जो दिखा रहा था मियोसिस था, मियोसिस में 4 बने, 3 डिजेनरेट हो गए, है ना, ये बना। अब 3 बार माइटोसिस हो, एक मियोसिस 3 माइटोसिस, न्यूक्लियस एनलार्ज हुआ, सेल एनलार्ज हुई, इनफैक्ट न्यूक्लियस एक डिवीजन हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा डिवीजन होगा, 3 माइटोसिस हो गए, 8 हैप्लॉइड सेल बन गए। 3 ऊपर चली जाती हैं, 3 नीचे को आ जाती हैं, और 2 सेंट्रल पार्ट। अब देखो ये देखो, इसके बाद पार्शियल सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है ना, पार्शियली सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी तरह से नीचे की तरफ भी पार्शियल सेल वॉल का फॉर्मेशन। ये दो आपकी, ये एक बन गया, साइनर्जिड हो गई, और ये एंटीपोडल सेल हो गई, और ये बीच वाली जो हो गई ये सेंट्रल सेल हो गई, और ये पोलर न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे मेगास्पोरोजेनेसिस हो गई। अब देखो ये हो गया आपका एंथर, डेहाइसेंस हो गए, डेहाइसेंस की वजह से ये फट के पॉलन ग्रेन बाहर आ गए। पॉलन ग्रेन के अंदर भी देखो डिवीजन होता है ना, पॉलन ग्रेन के अंदर डिवीजन होता है,
तो यहाँ पर जो जनरेटिव शेल होती है उससे 2 स्पर्म का फॉर्मेशन, ये उड़ करके गया तो स्टिग्मा में लैंड होगा, जर्मिनेट करेगा, सबसे पहले वेजिटेटिव न्यूक्लियस आगे की तरफ बढ़ेगी, वेजिटेटिव सेल फॉर्मेशन करती है पॉलन ट्यूब का, पॉलन ट्यूब जब आगे बढ़ती है तो पेक्टिनेज एंजाइम की हेल्प से, याद आया, पेक्टिनेज एंजाइम की हेल्प से तो डिसॉल्व करते जाती है माइक्रोपोलर एंट्री की। जब पॉलन ट्यूब ग्रो हो रही होती है तो दोनों स्पर्म अलग अलग हो जाते हैं, एक स्पर्म जाके एग से फ्यूज करेगा, देखो इसने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, एक तो पहला स्पर्म रिलीज हुआ, एग से फ्यूज हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, और यही जाइगोट आगे चल के सीड में, एम्ब्रियो और फिर सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। इसके बाद 2 न्यूक्लियस यहाँ पे ऑलरेडी थी और यहाँ पर तीसरी न्यूक्लियस आ गई, तो यहाँ पे ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा, तो ये वाला पार्ट एंडोस्पर्म बन जाएगा जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, किसको, डेवलप होने वाले जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करेगा। ठीक है, पूरी की पूरी ओवरी फ्रूट पे कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो दिस वाज द डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है भाई, समझ आ गया? यस देखो ये था हमारा डबल फर्टिलाइजेशन। सर एंटीपोडल और यहाँ पर एक सिनर्जिड्स चीज का क्या और जो होता है, है? जो मैंने आपको बताया कि जब पॉलन ट्यूब अंदर की तरफ एंट्री करती है तो पॉलन ट्यूब स्टिग्मा और स्टाइल की सेल्स को पेनिट्रेट करते, डिसॉल्व करते हुए जाती है, उसको एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिशन के फॉर्म में और खुद ग्रो करती है। तो उस समय जिस एंजाइम को सीक्रेट करती है उसका नाम क्या है, पेक्टिनेज। ठीक है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन। सर बोलो भाई, यहाँ तक सबको क्लियर? यस यस सर। सर। बता दिया। अब मैं आपको फर्टिलाइजेशन बता देता हूँ, पॉलिनेशन, सॉरी देख लो। देखो अभी क्या है, ये समझिए आप, यहाँ पर क्या है, ये पॉलिनेशन है ना। पॉलिनेशन 2 तरह से होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब जेनेटिकली सेम टाइप के अगर प्लांट के अंदर, उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब 2 अलग अलग टाइप के, जेनेटिकली 2 डिफरेंट, तो मतलब 2 अलग अलग फ्लावर के बीच में हो। पहला वाला ऑटोगैमी, मतलब सेमी फ्लावर में हो जाए, ऑटोगैमी। दूसरा गैइटोगैमी, डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। अगर एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर के, मतलब दोनों तो जेनेटिकली सिमिलर, तो दोनों ही केस में होंगे। तो मैंने कहा सेल्फ पॉलिनेशन जेनेटिकली सिमिलर के बीच में होगा, है ना, तो है तो दोनों ही जेनेटिकली सिमिलर, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, उसी फ्लावर में हो जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है, उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के बीच में हो जा रहा है। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन। एबायोटिक फैक्टर से मतलब एयर वेयर से होता है, बायोटिक फैक्टर मतलब लिविंग की हेल्प से होता है। एबायोटिक फैक्टर में 2 तरह से हो सकता है, विंड पॉलिनेशन को एनिमोफिली बोलते हैं और वाटर पॉलिनेशन को हाइड्रोफिली बोलते हैं। हाइड्रोफिली में मैंने आपको स्पेशल केस एक बताया था, वेलिस्टेरिया वाला, है ना, वो आपको याद रखना पड़ेगा। बायोटिक फैक्टर में 3 तरह से, 4 तरह से हो सकती है। एंटोमोफिली, इंसेक्ट की हेल्प से, मेनली इंसेक्ट में ये बीज होते हैं, और बीज आप यकीन मानिए 90% से ज्यादा पॉलिनेशन के लिए बीज रिस्पॉन्सिबल है। और ऐसा एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आज से बी गायब हो जाए तो पूरी की पूरी अर्थ में स्टार्वेशन की वजह से लोग मर जाएंगे, पॉलिनेशन बंद हो जाएगा, क्योंकि 90% पॉलिनेशन के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, फिर चेरिप्टोफिली बैट की हेल्प से होता है, मलेकोफिली स्नेल की हेल्प से होता है, ऑर्निथोफिली बर्ड की हेल्प से होता है। ठीक है, सो दिस वाज द पॉलिनेशन। क्लियर भाई? यस सर। क्लिस्टोगेमी जिसमें फ्लावर ओपन ही नहीं होते हैं। एंटीपोडल सिनर्जिस का क्या होता है? अच्छा, एंटीपोडल और सिनर्जी दोनों अलीना डिस्ट्रॉय हो जाती है, दोनों डिस्ट्रॉय हो जाती है। पहले एंटीपोडल, पहले सिनर्जिड डिस्ट्रॉय होंगी, दोनों सिनर्जिड, और उसके बाद जब ट्रिपल फ्यूजन हो जाए, डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो सिनर्जिड भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, यस सर। ठीक। क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो कभी खुलते नहीं है, एग्जांपल के तौर पे पीनट, ऑक्सैलिस है ना, क्लिस्टोगैमी फाइल के अंदर फ्लावर होते हैं, कभी नहीं खुलते। ठीक है, तो दे आर मेंट फॉर जस्ट सेल्फ पॉलिनेशन।
जहां पर डाउट होता जाए बताते जाइएगा भाई। वेलेस्टेरिया वाला केस बताता हूँ, पॉलिनेशन बता रहा हूँ तो वेलेस्टेरिया यहीं पे समझा देता हूँ। देखो वेलेस्टेरिया में पॉलिनेशन का स्पेशल केस है, जिसमें कि ये प्लांट कंप्लीटली वाटर के अंदर होता है ना। तो ये हाइड्रोफाइट है एक तरह का, है ना। तो ये जो प्लांट है आपका हाइड्रोफाइट है, जो पानी के अंदर पाया जाता है। इसमें क्या होता है आप देखेंगे कि वाटर पॉलिनेशन होता है। यहाँ पर स्टेमिनेट फ्लावर मतलब मेल फ्लावर होते हैं। ये मेल फ्लावर क्या करते हैं, यहाँ से ब्रेक होते हैं। ब्रेक होकर के आप देखेंगे यहाँ पे तैरने लगते हैं। फ्लावर यहाँ पे ओपन है। अब ये क्या करते हैं, ये अपने पॉलेंस को रिलीज कर देते हैं। पॉलन को रिलीज करने के बाद इनके पॉलेंस इसमें तैरते रहते हैं। फीमेल जो होता है फ्लावर होता है, वो पहले कॉइल स्प्रिंग की तरह होता है और नीचे की तरफ वाटर के अंदर रहता है। फिर क्या होता है, पॉलिनेशन के बाद स्प्रिंग खुलती है। स्प्रिंग खुलने के बाद ये पिस्टुलेट फ्लावर मतलब फीमेल फ्लावर ये सरफेस पे पहुंच जाता है। सरफेस पे पहुंचने के बाद क्या होता है, इसके वाटर प्रूफ क्या होते हैं, पॉलन ग्लैंड वाटर प्रूफ होते हैं। इसके पॉलन ग्लैंड यहाँ पे आते हैं। ये इसकी जो पिस्टिल होती है इसमें म्यूकस होता है, चिपचिपी होती है। ये क्या करती है, पॉलन ग्लैंड को ले लेती है। पॉलन ग्लैंड लेने के बाद ये फिर से रिकॉइल होकर के फ्लावर नीचे चला जाता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इस तरह से फर्टिलाइजेशन वेलेस्टेरिया का स्पेशल टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये इस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम लोग हाइड्रोफिली कहते हैं। ठीक है भाई, बोलिए क्लियर। यस सर। यस सर। पूछते जाओ। मरियम समझ सर आया क्या? ऊपर कब आता है? अब देखो, अब देखिए, अब हम लोग आते हैं, ये तो हो गया हमारा हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली के बाद नेक्स्ट क्या है, पॉलिनेशन हो गया और हाइड्रोफिली बता दिया। इमैस्कुलेशन पता है भाई? इमैस्कुलेशन बोलो भाई, कटिंग ऑफ द स्टेमन। जल्दी जल्दी बताओ। अलीना बुलाओ इधर, हाँ बताओ। आर्यन द कटिंग ऑफ द है स्टेमन। ना, इमैस्कुलेशन बैगिंग सबको पता है ना? Yes, sir. मुझे अच्छा रुको यार, मुझे आवाज नहीं आ रही है। हाँ अब बताओ, अभी आवाज नहीं आती किसी की। सर कटिंग ऑफ द स्टेमन। हाँ राइट, कटिंग ऑफ स्टेमन। ये सब बेसिक चीजें पता है ना सबको? Yes, sir. तो मैं एक एनसीईआरटी हमने अपने साथ में रखा हुआ है, इसलिए कुछ कोई भी चीज ये ना होने पाए। अब देखो एक चीज और समझा दूं। हालांकि अगर ये रिटन होता तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता। अब रिटन नहीं है तो उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए अभी नहीं बचा, अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट था, ज्यादा इंपॉर्टेंट था, थोड़ा नहीं। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। बट अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, क्योंकि इससे एमसीक्यू बनने के चांसेस थोड़े कम है। देखो भाई लोगों, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये देखो जाइगोट बन गया डबल फर्टिलाइजेशन से। जाइगोट दो पार्ट में डिवाइड होता है, छोटी टर्मिनल सेल, बड़ी बेसल सेल, है ना। अब क्या होता है, ये जो ऊपर वाली सेल होती है ये वर्टिकल डिवाइड हुई, दो सेल ये एम्ब्रियो सेल के बन गए, और नीचे वाली सेल जो होती है ये सस्पेंसर का फॉर्मेशन करती है। अपर वाला पार्ट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, नीचे वाला सस्पेंसर का फॉर्मेशन करता है। ऐसे वर्टिकल डिवीजन होता गया और सस्पेंसर बन गया। सस्पेंसर में ये नीचे वाला जो सबसे नीचे वाली सेल है, इसको हम लोग हॉस्टोरिया कहते हैं। अब ये हॉस्टोरिया करती क्या है, ध्यान देना, ठीक है। अभी आपने पूछा था मरियम, देखो ध्यान देना। अब ये हॉस्टोरिया क्या करती है कि इस हॉस्टोरिया ने एंडोस्पर्म के अंदर अपने आप को पेनिट्रेट कर रखा, और ये जो क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म से अपना धीरे 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 क्या कर रहा है, ये न्यूट्रिशन ले रहा है और एंडोस्पर्म को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो खुद ग्रो कर रहा है और एंडोस्पर्म को एब्जॉर्ब करता है। कई बार क्या होता है कि पूरा का पूरा हॉस्टोरिया एंडोस्पर्म को खा जाता है, न्यूट्रिशन ले आता है, और सीड के अंदर एंडोस्पर्म बचता ही नहीं। ऐसे सीड को नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं, ठीक है, या नॉन एल्बुमिनस सीड बोलते हैं, ठीक है। कुछ में ये क्या करता है कि एंडोस्पर्म रह जाता है, मतलब थोड़ा बड़ा एंडोस्पर्म रह जाता है। ऐसे सीड्स को क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। क्लियर है भाई, एंडोस्पर्मिक नॉन एंडोस्पर्मिक सीड समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. एंडोस्पर्मिक को कई बार एल्ब्यूमिनस बोल देते हैं और नॉन एंडोस्पर्मिक को नॉन एल्ब्यूमिनस बोल देते हैं, ये भी याद रखें। अब क्या है, अपर वाला जो पार्ट है आप देखो, पहले ग्लोबुलर होता है, फिर ये हार्ट शेप हो जाता है,
जहां से जुड़ा हुआ है किसे सस्पेंसर, जिसको हाइपोथिस या हाइपोसिस बोलते हैं। ऊपर वाला जो पार्ट है, अब देखो ये ऐसे कन्वर्ट हो गया और ये क्या बन गया, कॉटिलीडन। तो कॉटिलीडन किससे बना, एम्ब्रियो से। कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा, है ना। तो अगर एल्ब्यूमिनस सीड है तो फूड दो जगह स्टोर होगा, एक कॉटिलीडन में, दूसरा एंडोस्पर्म। अगर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है तो एंडोस्पर्म तो होगा नहीं, फूड पूरा का पूरा कॉटिलीडन में इकट्ठा होगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे रूट मेरिस्टेम है ना, और यहाँ पे शूट मेरिस्टेम है, ठीक है। ये बीच वाला पार्ट एम्ब्रियो का है, तो शूट मेरिस्टेम से अपर पार्ट बनेगा, है ना। तो शूट मेरिस्टेम से क्या बनेगा, ल्यूम्यूल, ठीक है। और रूट मेरिस्टेम से क्या बनेगा, रेडिकल का फॉर्मेशन, ठीक है। तो नीचे रेडिकल, ऊपर प्यूबिल, और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक कोट में बंद होता है जिसको हम सीड कहते हैं। क्लियर। Yes, sir. कोई डाउट हो किसी को, कहीं भी पूछिए। सर सीड और ओव्यूल में क्या फर्क होता है? सीड और ओव्यूल में क्या फर्क है, आप ओव्यूल ही एक्चुअली सीड में कन्वर्ट हो जाता है, तो जो सीड कोट होगा वो ओव्यूल की बोल लो, ठीक है, ओके सर। है ना। और उसके अंदर जो एम्ब्रियो है ना, एम्ब्रियो और जो कॉटिलीडन है वो किससे बने हैं, वो बने हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। किससे बने हैं, जाइगोट से बने। ठीक, यस सर। ठीक है। तो ये हुआ हमारा, आज तो टाइम हो गया भाई यहाँ तक, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे थोड़ा सा और खींच देंगे, है ना। आज तो यहीं तक रखें, एक और क्लासेस के बाद, और फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट में फ्रूट पढ़ा दूंगा, है ना। और फ्रूट ही तो बचा ना इसमें, और कुछ बता गया, फ्रूट बचा ना, फ्रूट बचा, फ्रूट बता दूंगा। और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो अब अगली बार आप लोग पढ़ के आओगे, है ना। अगली बार हम लोग क्या करेंगे, अगली बार हम लोग करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर वही है ना, हाँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो कोशिश करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन करेंगे, और हो सकता है कि 1.5 घंटे भी स्ट्रेच कर देंगे मैं आपका, क्योंकि आपकी थोड़ी क्लासेस छोटी है तो थोड़ा तेज कर दूंगा आपका, है ना। तो ट्राई करेंगे कि 1.5 घंटे कवर करके, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी नेक्स्ट क्लास में कर लें, या फ्रूट बता दें, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और कोशिश करेंगे कि आप ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी कर लें। तो आपको क्या करना है, रिवीजन क्या करके आना है, आपको 2 चीजें रिवीजन करके आनी है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और दूसरा ये क्या कहते हैं, ये ह्यूमन हेल्थ, है ना। ह्यूमन हेल्थ एंड जो अगले वाला क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सॉरी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक। यस सर। Yes, sir. और बताओ Yes. भाई, किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, खुल के बताइए। किसी को कोई दिक्कत है बताओ, किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। Thank you, sir. Good night, sir. Thank you, sir. वेलकम, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू सर। वेलकम बेटा, वेलकम।